गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग हिस्ट्री में क्लास 9 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं और हमारा टाइटल है हाउ टू चेंज द वर्ल्ड, हाउ टू चेंज द वर्ल्ड फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो अगर हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के टर्म में देखें तो सिर्फ एक क्रांति, सिर्फ एक घटना थी और हो गई, लेकिन अगर इसके प्रभावों, अगर इसके इफेक्ट्स का आकलन करें, अगर उसको हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में इसने कैसे कैसे चेंज लाया और आज हम डेमोक्रेसी में यहां तक पहुंच गए हैं जो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया मानी जाती है। इस डेमोक्रेसी पे हम पहुंचे हैं। सबसे पहले डेमोक्रेसी का बीज जो है, जो सीड्स हैं, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में दिखते हैं। शुरुआत होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हाउ टू चेंज द वर्ल्ड। तो चलिए देखिए, पढ़ने के दो तरीके होते हैं, पढ़ने के दो तरीके होते हैं। पहला कि आप मान लीजिए कोई घटना पढ़ रहे हैं, आप कोई रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो आप देख लीजिए क्यों हुआ, क्या क्या हुआ, बात खत्म, रेवोल्यूशन खत्म। आपने क्यों हुआ, क्या क्या हुआ देख लिया, उसमें कुछ नाम याद कर लिए, कुछ डेट से याद कर लिया, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बस इतनी बात हो गई। लेकिन अगर थोड़ा सा ये इस स्टडी को कहते हैं वर्टिकल स्टडी। कौन सी स्टडी? वर्टिकल स्टडी। कि आप सिर्फ एक घटना विशेष के बारे में आप पढ़ लिए और उसकी डेट से याद कर लिए और उसके बाद उसके पॉइंट से याद कर लिए, क्यों हुआ थोड़ा बहुत जान लिए, बस यही हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लेकिन सिर्फ इतना करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, बल्कि हम लोग अगर इसकी हॉरिजॉन्टल स्टडी करें कि इसको हर चीज से जोड़ कर देखें। जैसे मान लीजिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो इसमें और क्या क्या बाहर की चीजें थी, क्यों हुआ, उसके बाद इसके इंपैक्ट क्या पड़े कि इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंडिया में क्या हुआ, इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ा, यूएसए पे क्या इंपैक्ट पड़ा, इंग्लैंड पे क्या इंपैक्ट पड़ा, पूरे वर्ल्ड में इसने कैसे कैसे क्या क्या किया। और इसके जैसे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो विचार हैं, जो आज हम लोग देखते हैं सिटीजन, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो विचार हैं वो कैसे किसी और देश, कैसे पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर रहे हैं, उसको देखना, इस मेथड को कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्टडी। मतलब किसी भी टॉपिक विशेष को आप और टॉपिक से जोड़ना ही कहलाता है हॉरिजॉन्टल स्टडी। तो हम लोग आज फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल पर भी चलेंगे और बात करेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कैसे पूरे वर्ल्ड में चेंज लाया। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि कॉजेस या रीजन, कॉजेस या रीजन कि व्हाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर्ड, क्यों हुआ। तो पहला कारण अगर हम देखें, कभी भी किसी भी चीज को अगर मान लीजिए आपको एक निबंध दिया जाता है तो आप उसको लिखते हैं, तो सोचिए कि एक लाइन है और उसके बारे में 2 पेज लिखना है। कितना लिखना है? 2 पेज। और अगर एक लाइन के बारे में 2 पेज लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? दिमाग में कभी आइडिया आया कि हम एक मान लीजिए एक पॉइंट है, उसको 2 पेज में कैसे भरेंगे, बताइए भाई। अगर मान लीजिए एक वर्ड दे दिया, कोई भी यूपीएससी वगैरह एग्जाम होता है तो उसमें एक वर्ड दे देते हैं और उसके बाद कहते हैं आप 2 पेज लिखिए, कैसे लिखेंगे? तो एक बात जान लीजिए, कभी भी अगर किसी चीज को ब्रॉड में लिखना हो तो उसमें हमेशा उसकी 4 चीजों पर चर्चा किया जाता है कि उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, फिर सोशल इंपैक्ट क्या है, फिर और उसके बाद कल्चरल इंपैक्ट क्या है, फिर पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है, फिर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या है। तो जब हम इन 4 आधारों पर बात करें, 4 बेसिस पर उसके इंपैक्ट का आकलन करें, तो इकोनॉमिक को 200 वर्ड में लिख दीजिए, 200 सोशल को लिख दीजिए, 200 इसको लिख दीजिए, 200 इसको लिख दीजिए, 200 इसको लिख दीजिए, तो हो गया 1000 वर्ड, 3 पन्ना भर जाएगा। किसी भी चीज को अगर लिखना है ना तो उसमें ध्यान देना है कि उसमें 3-4 चीजों के बारे में हमें चर्चा करना है। कि मान लीजिए कोई भी बात हो, जैसे मान लीजिए आप नारी सशक्तिकरण पर लिख रहे हैं, तो नारी सशक्तिकरण पर जब आप लिखेंगे ना तो उसमें आप देखेंगे उसका इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ रहा है। भाई आज हमारे देश की 50% पॉपुलेशन महिलाएं हैं, 50% महिलाएं हैं, और उसमें 50% जब काम ही नहीं करेंगी तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी। भाई 50% लोग काम कर रहे हैं, 50% लोग खा रहे हैं। तो भाई अगर तुम्हारे घर में 10 लोग हैं
और 2 लोग कमाते हैं 10,000 रुपए, मिलकर 10,000 कमाते हैं, 8,000 घर का खर्च है तो सेविंग 2,000 होगी। अगर कोई बिजनेस भी खोलना होगा तो 2,000 में ही खोलोगे ना भाई, जो सेविंग्स होगी उसी से लोगों की इकोनॉमी बढ़ती है। तो आप एक बात बताइए, जब पूरी देश की जनता में 50% लोग बैठे हैं तो आप बताइए कैसे होगा काम भाई। तो उसी तरह हम लोग अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं भाई, हम टॉपिक से इधर उधर नहीं जा सकते हैं, तो जब कभी स्कोप होगा तो बताया जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यों हुआ, और क्यों हुआ को हम 4 तरीके से देख सकते हैं कि सोशल कारण क्या था, मतलब वहां पर सामाजिक कारण क्या था, वहां का समाज कैसा था, उसने कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को होने में मदद किया। तो पहला कारण कौन सा है? सोशल कारण। और सोशल कारण में कहते हैं कि द सोसाइटी ऑफ फ्रांस इज डिवाइडेड इन सब क्लासेस, मतलब वहां पर जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो कई क्लास में डिवाइड थी। पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9 की एनसीईआरटी में। तो फ्रांस की जो जनता है, अब एक बात बताइए, आपके घर के बगल कोई एक आदमी है और उसको मान लीजिए आपके गांव का कोई प्रधान है और उसने आपके घर के जो बगल है उनको ज्यादा छूट दी है और आपको कम दी है, तो आपको ईर्ष्या होगी कि नहीं होगी? सिंपल सी बात है यार, अगर आप मनुष्य हैं तो आपको भी ईर्ष्या होगी, ठीक है। तो एक बात बताइए कि अगर किसी फ्रांस का जो समाज है, जो फ्रांस की सोसाइटी है, फ्रांस की क्या है जो सोसाइटी है, उसमें 3 क्लासेस में लोग डिवाइड हैं। फर्स्ट क्लास कहते हैं क्लर्जी क्लास, जो पूजा पाठ कराते हैं, आप लोग जानते हैं होंगे, पादरी कहते हैं, क्रिश्चियन में पादरी कहते हैं उनको। तो क्लर्जी क्लास, ये लोग टैक्स मुक्त है, ये लोग टैक्स फ्री है। और सेकंड है अरिस्टोक्रेसी क्लास, कौन सी? अरिस्टोक्रेसी क्लास। सेकंड क्लास जो होती है अरिस्टोक्रेसी, ये दोनों क्लास जो है ये टैक्स फ्री है। क्या है? टैक्स फ्री क्लास है, इनको टैक्स देना नहीं है, बल्कि ये टीथे और टाई खुद लगाते हैं। कौन लगाते हैं? क्या क्या लगाते हैं? टीथे और टाई, ये 2 टैक्स लगाते हैं। इनको धार्मिक कर कहते हैं या रिलीजियस टैक्सेस कहते हैं। ये 2 टैक्सेस ऐसे होते हैं जो मतलब ये खुद लगाते हैं दूसरों के ऊपर, नॉर्मल जनता के ऊपर ये खुद लगाएंगे। तो एक बात बताओ, किसी समाज में 2 क्लास ऐसी है जो टैक्स देगी नहीं बल्कि तुमसे मार के लेगी, तो तुम्हें बुरा तो लगेगा ना। और सिंपल सी बात, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा कि जब वर्ल्ड ऑर्डर में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, तब लोगों ने समुद्री मार्ग ढूंढा। मैंने वास्को डी गामा पहले आया था, सबसे पहले याद है आप लोगों को कि यहाँ से बार्थोलोमेव डियाज आए थे, और मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया पहुंचने से पहले वो लोग यहाँ से ऐसे आए थे और यहाँ पर वास्को डी गामा आए थे और जमोरिन के पास आए थे। मैंने इस बात की चर्चा कई बार किया, कालीकट के तट पर आए। तो जब यहाँ की शुरुआत हुई तो जो यहाँ पर लोग थे, इनको कहते हैं मिडिल क्लास। क्या कहते हैं? मिडिल क्लास। ये लोग यहाँ पर लोगों को भेजते थे व्यापार के लिए, और इन लोगों के पास पैसा बढ़ रहा था। क्या बढ़ रहा था? पैसा। तो यहाँ पर जो फ्रांस की सोसाइटी है वहां पर 3rd क्लास जो है, 3rd क्लास वाले टैक्स देते हैं, और इन क्लास में है जैसे व्यापारी वर्ग। कौन है? व्यापारी वर्ग है। और 3rd क्लास एकदम निचले स्तर पर आते हैं, श्रमिक और रोजमजूरिया वाले मजदूर लोग आते हैं। तो जो व्यापारी हैं, ये व्यापार कर करके यहाँ पर इनकी इकोनॉमी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? इकोनॉमी। इनके पास पैसा बढ़ रहा है, और जब किसी के पास पैसा बढ़ता है तो पावर की डिमांड करता है। आप एक बात जान लीजिए कि आप लोगों ने एक चीज जरूर देखी होगी कि गांव में अगर किसी के पास पैसा ज्यादा होने लगेगा तो उसकी चीजें उसके और क्लोजर आने लगती हैं, और उसके पावर की डिमांड वो करता है, प्रधानी लगेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हुआ तो वो राजनीति में जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी पावर की डिमांड होती है। तो यहाँ पर भी, फ्रांस में भी 3rd क्लास जो है उसके पास पैसा बढ़ रहा है। जैसे ही वर्ल्ड ऑर्डर में सी रूट्स की खोज हुई, वहां से लोग 10 रुपए का सामान ले जाते थे, 500 का बेचते थे। 10 रुपए का सामान 500 का बेचते थे। तो उन लोगों को ये लगा कि यार पैसा आ रहा है तो हम पावर भी चाहिए। तो ये लोगों ने इन लोगों से हमेशा कटी रहती थी कि ये लोग भाई इनको सोचते थे कि ये टैक्स दे, और ये लोग सोचते हैं कि हम भी तो यार, हमारे पास भी पैसा है, हम यार क्या हम ही अकेले खाते हैं क्या? पूरे फ्रांस में हम ही रहते हैं, हमें अकेले का टैक्स दे। तो ये फ्रांस का समाज ऐसा था कि ये दोनों में विरोधाभास स्थिति थी। समझ रहे हो ना? तो फ्रांस का समाज ऐसा था, इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में और ज्यादा मदद मिलेगी। तो उस समय जो तत्कालिक कारण होगा कि जब वो टेनिस कोर्ट सभा पे सब कोई जाएंगे और उसके बाद कुछ बातें होंगी, लेकिन फ्रांस की सोसाइटी समझ में आई ना कि कैसी है। हाँ,
तो चलिए और आगे देखते हैं। और सेकेंड कॉज की बात करते हैं। तो फर्स्ट कॉज के बारे में आप लोग लिखिए, मतलब यहां पर पहले आप लोग लिखिए कॉज, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ उसके कारण। पहला कारण आप लोग लिखिए डिवीजन ऑफ सोसाइटी, बिटवीन privileged class and non-privileged class. सेकेंड कॉज क्या है? आइए सेकेंड कॉज को थोड़ा सा पहले लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे। डिक्लाइन इन पावर एंड प्रेस्टीज। ऑफ मोनार्की बट still it was not ready to discard despotic behavior. सेकेंड कॉज कहता है कि डिक्लाइन इन पावर एंड द प्रेस्टीज ऑफ मोनार्की बट द स्टिल इट वाज नॉट रेडी टू डिस्कार्ड विद द डिस्पोटिक बिहेवियर। फ्रांस की क्रांति में उस समय का जो राजतंत्र था, आप लोगों ने सुना होगा कि लुई 16 वाज द किंग ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, वो कमजोर राजा था। उसके पहले जो 14वें थे, 15वें थे, ये लोग मजबूत राजा थे। उस समय राजतंत्र की स्थिति मजबूत थी। लेकिन लुई 16वां के आते समय, उस समय फ्रांस का, मान लीजिए फ्रांस है तो ये राजा है, इसके नीचे लॉर्ड्स होते थे, इसके नीचे और लॉर्ड्स होते थे। ये लोग अपनी सेनाएं रखते थे। तो इससे होता क्या था कि राजा की शक्ति में कमी आ जाती थी। इससे क्या होता है? राजा की शक्ति में कमी आ जाएगी। तो राजा के पास जब पावर नहीं रहेगी तो उसकी बात कौन मानेगा भाई? अगर राजा, देखो एक बात समझो कि राजा के पास अगर ज्यादा पावर है तो वो तुमको फांसी की सजा देगा। लेकिन अगर उसके मंत्रियों की ज्यादा चलती है तो फिर उसमें प्रॉब्लम होने लगेगी, उसको डिसीजन लेने में दिक्कतें होती हैं। तो एक बात बताइए, जब राजा के पास पावर नहीं है तो उसकी मानेगा कौन? तो डिक्लाइन इन पावर में कमी होने के कारण उसकी प्रतिष्ठा और पावर दोनों धूमिल हो चुकी हैं। फिर भी राजतंत्र अपनी इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं। अपना जो बिहेवियर है वो लुई 14वां की तरह कर रहा है कि मैं हूं मोनार्की, मतलब मैं ही राजा हूं, तुम ही राज्य हो, मैं ही राज्य हूं। ये स्टेटमेंट मैंने कई बार बोला होगा। तो ये सब बातें थी, लेकिन वो अपना पावर हटाना चाह नहीं रहा है। तो दूसरा कारण है डिक्लाइन इन पावर एंड द प्रेस्टीज ऑफ द मोनार्की बट द स्टिल इट वाज नॉट रेडी टू डिस्कार्ड हिज डिस्पोटिक बिहेवियर। तो ये था पहला आपका सोशल कारण। कौन सा था? सोशल कॉज, मतलब सामाजिक कारण। फ्रांस का समाज ऐसा था इसलिए क्रांति हुई। और दूसरा है कि वहां की पॉलिटी या राजनीति ऐसी थी, वहां पर जो पावर है, जो मतलब किंग है, वो उसके पास पावर नहीं थी। तो पॉलिटिकल रीजन अगर हम लोग देखें तो पॉलिटिकल रीजन बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो ये था, और सोशल रीजन ये था। तो अब हमारे पास कौन सा बचता है? इकोनॉमिक रीजन। कौन सा? इकोनॉमिक। तो थर्ड कॉज है, कहते हैं कि गरीबी, अमीरी पर पनपी गरीबी हमेशा जहरीली होती है। कैसे? एक बार हुआ क्या कि एक आदमी थे, तो मुझे याद नहीं है कहाँ काम करते थे, उनके पास लगभग 400 करोड़ की संपत्ति थी और उनका 150 करोड़ का घाटा हुआ। उन्होंने पूरे घर को जहर खिला के सुसाइड कर लिया। तो एक बात जान लीजिए, कोई बहुत अमीर हो, एक पैर वो गरीब हो जाए
पूरे जीवन अमीरी देखा हो, एक बैग वो गरीब हो जाए तो उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो मतलब डायरेक्ट अमीर से गरीब होता है तो उसमें दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। तो उसी हिसाब से फ्रांस एक समृद्ध स्टेट था, एक समृद्ध राज्य था। लेकिन हुआ क्या कि फ्रांस में 2 साल बहुत भूखमरी आ गई। क्या हुआ? 2 साल, 1 साल क्या हुआ, यहाँ पर सूखा पड़ गया। क्या पड़ा? सूखा। और 1 साल फ्लड आ गई। 1 साल क्या हुआ? फ्लड आ गई। तो हुआ क्या कि जब सूखा और फ्लड से यहाँ पर लोगों में मतलब यहाँ पर एक बात जान लीजिए, कहते हैं कुछ विचारक हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि समृद्धि, मान लो कोई बहुत अमीर है और उसके बाद जब गरीब होता है फिर अमीर होता है, ऐसा होता है ना। तो जो ये गरीब हुआ समृद्धि से जो यहाँ पर आया, आर्थिक अवसान का काल इसे कहते हैं, इस समय लोग में क्रांति करने की प्रवृत्ति जो होती है वो बढ़ जाती है। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई उस समय वहां का बिहेवियर ऐसा था कि लोग बहुत अमीर थे, एक बैग गरीब हुए। 2 साल से सूखा पड़ गया, फ्लड आ गई और लोगों को दिक्कतें होने लगी, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था। तब वहां पर देखो, सूखा सिर्फ सूखा अकेले कारण नहीं हो सकता है, सिर्फ फ्लड आना अकेले कारण नहीं है, क्योंकि बहुत जगह फ्लड आती है, वहां तो क्रांति नहीं हो जाती है। लेकिन फ्रांस में क्यों हुई? क्योंकि फ्रांस के लोग पहले से बहुत अमीर थे। एक बैग जब उन्होंने गरीबी झेला तो कहते हैं, बहुत सारे इतिहासकार हैं जैसे आर एस शर्मा लोग कहते हैं कि देखिए समझिए कि अगर कोई बहुत अमीर है और वो गरीबी में आता है तो उस समय उसके पास क्रांति करने की प्रवृत्ति उसकी बढ़ जाती है। तो कहते हैं कि थर्ड कारण जो हमारा इकोनॉमिक कारण है, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो आर्थिक अवसान का काल है, मतलब जो अमीरी से गरीबी फिर अमीरी, इस बीच का जो काल है, उस बीच का जो टाइम है, उस टाइम में लोग क्रांति ज्यादा करते हैं और उसी समय से फ्रांस उस समय गुजर रहा था। आर्थिक कारण अगर हम देखें, अगर हम इकोनॉमिक काज देखें तो उसमें कहते हैं कि जो लोग अमीर थे वो गरीब आए और गरीब वाला जब इस कंडीशन में आए तो वहां पर रिवॉल्यूशन होने के चांसेस बढ़ गए, इसलिए फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ। बहुत सारे कारण होते हैं तब कोई रिवॉल्यूशन होता है, सिर्फ एक कारण नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कंडीशन ऑफ, इसको लिख लीजिए, कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन आफ्टर a long period of इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी created a conjunctional atmosphere for the revolution। मतलब कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मतलब आर्थिक एक लंबे समय से समृद्ध, जो फ्रांस एक लंबे समय से समृद्ध था, एक बैग 2 साल सूखा और बाढ़ के कारण एक बैग उसमें जब इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ तब वहां पर क्रांति का माहौल बना। समझ में आ रहा है ना? तो तीसरा कारण हम लोगों ने इकोनॉमिक कॉज देखा कि वहां पर आर्थिक चीजें क्या है। तो चौथी बात हम लोग करेंगे किसकी? इकोनॉमी हुआ, पॉलिटी हुआ, सोशल हुआ, कौन सा बाकी है? चलिए एक कॉज और बताते हैं, समझिए बात। इसे कहते हैं थिंकर्स रोल, मतलब जो फ्रांस में विचारक है, थिंकर्स रोल इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक बात समझिए कि एक बात बताइए, आप लोग सोचिए कि 1857 का हमारे यहाँ आज तक पूरे विश्व में ऐसी मान्यता है कि 1857 एक विद्रोह है, ना कि क्रांति। 1857 एक विद्रोह है। आप एक बात बताइए मुझे, एक बात को समझिए कि जैसे है, मेरी बात को समझिए कि
आप लोगों ने एक चीज देखा कि वहां पर जो रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को खत लिखती हैं, उसका प्रमाण है, तथ्यात्मक प्रमाण है कि रानी लक्ष्मीबाई लिखती हैं, कहती हैं कि अगर आप मेरी संपत्ति मुझे वापस कर दें तो मैं क्रांति नहीं करूंगी, मैं आपके विरुद्ध नहीं लड़ूंगी। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने एक गोद लिया था, उसको राज्य अपना देना चाहती थी, लेकिन जो वहां का जनरल था, उन लोगों ने ऐसा लॉ लाया था कि अगर खुद का बेटा नहीं है तो उसको राज्य नहीं मिलेगा, इसलिए उनका राज्य हड़प लिया गया। इस कारण से रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि मेरा अगर आप राज्य लौटा देते हैं तो मैं आपके विरुद्ध नहीं लड़ूंगी। तो वहां पर जितने लोग थे, जितने भी 1857 की क्रांति में जितने भी लोग थे, वो लोग अपने लिए क्रांति कर रहे थे, अपने लिए, सिर्फ अपना कारण था कि मुझे फायदा मिलेगा इसलिए मैं कर रहा हूं। इसी कारण से 1857 को विद्रोह कहा गया, ना कि क्रांति ना। तो हुआ क्या कि बेटा, जब हम लोगों ने थिंकर्स का रोल एनालिसिस करते हैं तो एक बात को समझिए कि थिंकर्स में हम लोग देखते हैं कि जैसे फ्रांस है, वहां पर जो थिंकर आए, जैसे रूसो आते हैं, मॉन्टेस्क्यू आते हैं, तो वो कहते हैं कि आप सिर्फ लोग नहीं हैं, आप नागरिक हैं। क्या है? नागरिक। जैसे आप कह दीजिए मैं हिंदू हूं, तो जितने मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं सब अलग हो जाएंगे, लेकिन कहेंगे हम भारत के हैं, तो भारत की एक मतलब भारत के जितने भी लोग होंगे भारत के नाम से जुड़ेंगे ना। तो विचारक जो होते हैं, जो थिंकर्स हैं, वो ऐसे ऐसे गाने दे रहे थे, ऐसे ऐसे नाम दे रहे थे, जैसे पैटर्निटी, बंधुत्व, इक्वलिटी, वहां से नए नए जो विचार निकाल रहे थे विचारक लोग, ये एक दूसरे को जोड़ते थे। क्या करते थे? जोड़ते थे। तो थिंकर्स का रोल कम नहीं है, बहुत है। हिस्ट्री ऑप्शनल जब पढ़ते हैं तो उसमें एनालिसिस किया जाता है, कहां तक है कहां तक नहीं है। लेकिन अभी यहां तक हम देखते हैं कि हमारे यहां थिंकर्स नहीं थे, इसलिए पूरा भारत एक नहीं हो पाया। समझ रहे हो ना कि कितना बड़ा रोल है कि थिंकर्स फ्रांस की क्रांति में कहते हैं, मार्सलेज एक सॉन्ग है, उसको गाते हुए पूरी जनता, 20 लाख की जनता ऐसे टहल रही है पूरे फ्रांस में कि आओ हम जो होगा देखा जाएगा। पूरी जनता खुद को सोच रही है कि हम फ्रांस के राजा हैं। रूसो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ की बात होगी और जो पावर है वो मोनार्की में ना होकर वो सिटीजन में होगी। किसमें होगी? सिटीजन, मतलब सिटीजन खुद राजा होगा। तो लोग सोच रहे हैं हम तो सिटीजन हैं, मतलब हम सिटीजन है, सब कोई हम एक है, तो इसका मतलब सब कोई एक है ना, किसी के आधार के। जैसे अब आप कहिए कि मैं हिंदू हूं, सबको अलग कर दिया आपने। तो सिंपल सी बात यह है कि आप एक नागरिक हैं। क्या है? नागरिक है। तो वहां से सिटीजन का एक वर्ड आया, सिटीजन, एक वर्ड आया सिटीजन, जिससे लोग एक होने लगे। क्या होने लगे? एक। तो विचारक के रोल को क्रिटिकली एनालिसिस करना है, मतलब इसको समझना है कि लोगों को कैसे इसने जोड़ा। लोग उसमें आते थे, वहां पर मीटिंग करते थे, चाय पीते थे और चले जाते थे वापस, सिर्फ यही लिखते थे कि आज की फ्रांस की क्रांति में किस शब्द का इस्तेमाल होगा। समझे? तो क्रिटिकल जो थिंकर्स हैं उनका रोल गजब का है फ्रांस की क्रांति में। समझ रहे हो? तो हम लोग चौथा कारण था ना, फोर्थ था, तो इसमें लिखिए फ्रेंच फिलोसोफर prepared the ideological and intellectual basis of revolution। तो जो फ्रांस के विचारक थे, फिलोसोफर मतलब विचारक, फ्रांस के विचारक थे, उन्होंने माहौल बनाया क्रांति का, उन्होंने अपना गाना दिया, उन्होंने अपने विचार दिए, उन्होंने अपने शब्द दिए, जिससे क्रांति आगे बढ़ी। तो फ्रांस के विचारक होते हैं, फ्रांस के विचारक का रोल हम लोगों ने देखा। अब लास्ट कारण जो बचता है, लास्ट कारण उसको कहते हैं कि तुरंत का कॉज या तत्कालिक कारण, मतलब एकदम लास्ट में जो, मतलब जिस कारण से तुरंत रिवॉल्यूशन शुरू हुआ उसको कहते हैं तत्कालिक कारण। वो कारण क्या था, उस कारण को समझने का प्रयास करिए आप लोग थोड़ा सा। जो आपकी बुक में पहले पेज में शुरू हुआ होगा कि 1789 करके डेट से शुरू है ना,
कुछ ऐसे करके। तो एक बात समझिए कि जो उसे कहते हैं तत्कालीकरण, मतलब तुरंत क्या हुआ जिस कारण से शुरू हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का तत्कालिक कारण क्या है? स्टेट्स जनरल की बैठक है, उसमें स्टेट्स जनरल की बैठक होती है, उसमें तीनों मतलब सारे ग्रुप्स आते हैं, जितने भी समाज के लोग हैं सारे आएंगे। लेकिन क्यों होता है? होता क्या है कि लुई 14वां जो था, लुई 14 जो था, उसने हुआ क्या कि ब्रिटिश, आप लोगों ने ब्रिटेन सुना होगा, तो ब्रिटेन में हुआ क्या कि वहां पर एक पार्लियामेंट बनाई जाती थी कि राजा को सारी पावर नहीं होती थी, राजा के नीचे लोग जो होते थे वो भी वोटिंग करके राजा के डिसीजंस में मदद करते थे। तो उसी के समानांतर, उसी के पैरेलल फ्रांस में भी एक इसी तरह पार्लियामेंट बनाई गई, इसी तरह विधानमंडल बनाया गया, जिससे वो लोग अपना राजतंत्र चलाते थे। तो उसको कहा गया वहां स्टेट्स जनरल, समझो कि उसको वहां पर नेशनल असेंबली कहा गया, जिसमें लोग बैठते थे और वो लोग विचार अपना देते थे, अपनी वोटिंग करते थे। लेकिन लुई 14 इतना सख्त राजा था, इतना मतलब पावर वाला राजा था कि वो किसी को छेड़ता ही नहीं था। उसने अपदस्त कर दिया, उसको खत्म कर दिया कि कोई नहीं बैठेगा मेरे साथ, वही सब कुछ देखूंगा। तो लुई 14 ज्यादा अच्छा किंग था और उसके अलावा उसके पास मतलब पावर ज्यादा होती थी, तो मजबूत था, तो उसने कोई किसी बात ही नहीं मानता था। तो उसी तरह लुई 15 था, उसी तरह लुई 16 आया। लुई 16 के समय हुआ क्या कि राजतंत्र पर इतना कर्ज हो गया, लगभग 9 लिब्रे, तुम लोगों ने देखा होगा 9 अरब लिब्रे वगैरह कुछ उसमें है, एक डेटा है, तो उसको देखिएगा। तो उसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया। अब उसने देखा कि यार कर्ज हो गया है और थर्ड स्टेट जो है, मतलब हमारे फ्रांस का जो समाज है उसमें तीसरा जो लोग कर देते हैं, उन लोगों के ऊपर और अधिभार देंगे। अगर हम टैक्स और बढ़ाएंगे तो भाई अगर कोई 100 रुपए कमाता है तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 टैक्स देगा, अब पूरा अपना पैसा तो दे नहीं पाएगा। तो उसी तरह उन्होंने सोचा कि यार टैक्स कैसे बढ़ाएं, और वहाँ का सरकार का संचालन कर पाना, वहाँ की गवर्नमेंट जो थी उसको चला पाना कम पैसे में पॉसिबल नहीं था। तो उसने सोचा कि यार चलो हम उसको क्या कहते हैं कि आप लोगों से ये करते हैं कि ये जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं जो टैक्स लगाते हैं, इनसे कहते हैं कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा टैक्स दीजिए भाई। तो इन लोगों से जब उसने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, तो उसने स्टेट्स जनरल की 173 वर्ष बाद मीटिंग बुलाता है और कहते हैं कि आओ भाई सबको मीटिंग करते हैं। तो वहाँ पर होता क्या है कि ये जो फर्स्ट और सेकेंड क्लास में बैठते हैं और थर्ड क्लास वाले खड़े होते हैं, और जो बाहर लोग रहते हैं वो लोग थर्ड क्लास में जो व्यापारी लोग होते हैं वो जाके यहाँ खड़े होते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ राजा बैठता है, उसके सब कोई बैठते हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि ये लोग यहाँ पर ये लोग अपने विचार रखते हैं भाई कि राजा कहता है भाई आप लोग कर दीजिए, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं, अरिस्टोक्रेसी और क्लर्जी। और उसके बाद मिडिल क्लास कहती है भाई हम तो और टैक्स देंगे नहीं। तो इस बीच में होता क्या है कि इन दोनों में बात बहस हो जाती है और ये लोग निकल जाते हैं, और ये लोग जाते हैं टेनिस कोर्ट सभा है, उसमें चर्चा है। टेनिस कोर्ट सभा में ये लोग अपनी जाते हैं मीटिंग, कहते हैं भाई देखो यार हम लोग टैक्स नहीं देंगे चाहे जो हो जाए यार, क्योंकि देखिए हम लोग टैक्स ऑलरेडी पे कर रहे हैं और वो लोग टैक्स नहीं देते हैं, तो वो लोग टैक्स फ्री हैं। क्यों फ्री हैं? तो इस कारण से ये सब बातें होती हैं। और उसके बाद वो लोग कहते हैं भाई चलो ठीक है, अब हम लोग टैक्स नहीं देंगे। तो रास्ते में लोगों को श्रमिक मिलते हैं और बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो राजा को लुई 16वां को सुनाई पड़ता है भाई यहाँ लोग इकट्ठा होकर मीटिंग कर रहे हैं, तो अपनी सैनिक भेजते हैं, लेकिन सैनिक देख के डर जाता है कि बहुत सारी भीड़ है। अगर यहीं पर लुई 14वां होता, लुई 14 होता तो सबको मार के भगा देता, कोई क्रांति ना होती। लेकिन डिक्लाइन इन पावर, मतलब जो 16वां है उसकी पावर में कमी आ गई है, इस कारण से वो कुछ कर नहीं पाता। और यहाँ पर सैनिक लौट जाते हैं और यहाँ पर जितने श्रमिक लोग जितने लोग सबको इकट्ठा हो जाते हैं। इस टर्म को कहते हैं मोबाक पेरिस। क्या कहते हैं? मोबाक पेरिस। भीड़ का मतलब समझते हैं, जिसमें कोई सेंस ना हो। मार एक बार कह दो मारो सब कोई मार दे, तो उसमें कोई सेंस नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पेरिस की भीड़ आती है, तो ये तत्कालिक कारण है कि ये पेरिस की भीड़ फिर बस्तील के किले में जाती है, आतंक मचाती है, चारों तरफ सबको मार पीट रही है, चारों तरफ सबको पूरा वहां पर जाती है, किंग के पास जाती है, सबको मार पीट के उसके बाद वहां का कुछ रेजिमेंट लूटती है, कुछ हथियार लूटती है। तो ये फिर क्रांति करना यहाँ से शुरू हो जाता है, लोग सब मिलकर क्रांति कर रहे हैं। तो इतने कारण हैं फ्रांस की क्रांति में। तो आज हम लोगों ने कारण पर बात किया है, कल इसके घटनाक्रम पर बात करेंगे, क्या क्या हुआ फ्रांस के। उसके बाद में बात करेंगे इसके प्रभावों की, इसने क्या क्या दिया पूरे विश्व को, और क्या क्या पूरे विश्व में आज भी इसके चल रहे हैं, और क्या क्या कैसे इसने पूरे विश्व में इसकी विचारधाराएं, इसके जो कॉजेस, इसके जो इंप्लीमेंट्स हैं, इसके जो चीजें हैं वो कैसे पूरे विश्व पर प्रभाव डालती हैं, पूरे विश्व पर
कैसे प्रभाव डालती हैं और कैसे कैसे कुछ होता है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।